हेलो माय स्टूडेंट्स। जनार्दन चौधरी अध्यक्ष हिंदी विभाग के एसआर कॉलेज के तरफ से आप लोगों का मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में हार्दिक स्वागत है। आज हम जन जन का चेहरा एक पाठ पूरा कर रहे हैं अपने व्याख्यान के माध्यम से। दिगंत भाग 2 का यह महत्वपूर्ण काव्य पाठ है, तो आप अभी इसके विषय में जानेंगे। इस दूसरे व्याख्यान में आप बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर और फिर विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह सब जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जन जन का चेहरा एक के कवि का नाम क्या है। जन जन के चेहरा के एक के कवि का नाम मुक्तिबोध होगा, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध ए होगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है यह भी पूछा जाता है। तो मुक्तिबोध का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। ध्यान रहे कि उसमें यदि ऑप्शन में आपको गजानन माधव ही दिया गया तो वह भी चलेगा। मुक्तिबोध जुड़ गया तो ठीक है, नहीं जुड़ा गजानन माधव ही दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। गजानन माधव इनका नाम हुआ, मुक्तिबोध इनका उपनाम हुआ। तो मुक्तिबोध इनका उपनाम है तो मुक्तिबोध रहता है तो ठीक है, नहीं भी रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको दे रहा है। आगे तो इसमें आपने देख लिया कि ए इसका सही होगा। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ। 13 नवंबर 1917 ईस्वी को मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर होगा ए। मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 11 सितंबर 1964 को मुक्तिबोध का निधन हुआ था। तो ए सही होगा इसका। आगे है, मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? आप ऑप्शन में देख रहे हैं, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश, सरदारपुर मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, अर्थात ए। मुक्तिबोध मूल रूप से किस प्रदेश के वासी थे? इसको हमने पहले व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन ये मूलवासी महाराष्ट्र के थे। तो आप यहाँ पर महाराष्ट्र में चिन्ह लगाएंगे। मूलवासी मूल रूप से किस प्रदेश के वासी थे? तो ये महाराष्ट्र, अर्थात सी। मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या था? मुक्तिबोध के माता पिता का नाम पार्वती बाई एवं माधवराज मुक्तिबोध है। पार्वती बाई उनकी माँ का नाम है और पिता का नाम माधवराज मुक्तिबोध, अर्थात ए सही होगा। मुक्तिबोध ने एमए कहाँ से और कब किया? ये एमए उन्होंने नागपुर से किया। हिंदी में एमए नागपुर से किया। कब किया? तो 1953। तो ए इसका सही होगा, 1953 नागपुर विश्वविद्यालय। मुक्तिबोध नौकरी के लिए नागपुर कब आए? मुक्तिबोध नौकरी के लिए नागपुर कब आए? तो इसका उत्तर होगा 1948। 1948 में मुक्तिबोध नागपुर में आए और उस दिन से लगभग वहाँ कई नौकरियों में काम किया। मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया? मुक्तिबोध ने नया खून नामक पत्रिका का संपादन किया। नया खून, अर्थात बी इसका सही होगा। चांद का मुंह टेढ़ा के कवि का नाम क्या है? आप जानते हैं कि मुक्तिबोध की बड़ी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कह लीजिए काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसके कवि का नाम होगा,
यहाँ आप देख रहे हैं अज्ञे, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, तो सही होगा इसका मुक्तिबोध अर्थात सी। भूरी भूरी खाक क्या है? भूरी भूरी खाक मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है, अर्थात ये कविता है। भूरी भूरी खाक क्या है? तो कविता है, अर्थात ए। विपात्र के लेखक का नाम क्या है? तो विपात्र के लेखक का नाम मुक्तिबोध, ए सही होगा इसका। नई कविता का आत्मसंघर्ष के कवि का नाम क्या है? नई कविता का आत्मसंघर्ष के कवि का नाम मुक्तिबोध होगा, अर्थात सी होगा। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ऐसा भी पूछा जाता है। कभी कभी उनकी ही 2 रचनाओं का नाम दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि बताइए कि, और किसी एक दूसरे कवि लेखक की रचना को रख दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए कि कौन सी रचना नहीं है। तो वहाँ पर सावधानी से चुनाव करना चाहिए। जैसे सतह से उठता आदमी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, काठ का सपना, ये तीनों मुक्तिबोध की रचना है। इत्यलम अज्ञे की रचना है, अर्थात इत्यलम सही हो जाएगा, सी सही होगा। मुक्तिबोध रचनावली का प्रकाशन कहाँ से होता है? आप सारे प्रकाशनों का नाम देख रहे हैं, इसमें सही होगा राजकमल प्रकाशन। नई दिल्ली से जो राजकमल प्रकाशन से रचनाएं प्रकाशित होती है, ये राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली में है। तो राजकमल प्रकाशन से मुक्तिबोध रचनावली का प्रकाशन होता है, बी सही होगा। मुक्तिबोध रचनावली का जो प्रकाशन हो रहा है उसके संपादक कौन है? तो उसके संपादकों में आप देख रहे हैं, इसका सही उत्तर होगा नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन उसके संपादक हैं। जटिल बिंब के कवि किसे कहा जाता है? आप 2 यहाँ देख रहे हैं, अज्ञे, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, प्रभाकर, माचवे। तो इसमें सही उत्तर होगा मुक्तिबोध। जटिल बिंब के कवि मुक्तिबोध को कहा जाता है, अर्थात बी इसका सही होगा। आगे, विश्व के जन जन का चेहरा कैसा है? अनेक, एक, भयानक, सुंदर। तो जन जन का चेहरा एक है, आपको शीर्षक से ही पता है, जन जन का चेहरा एक। तो एक इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो एक सही होगा। कहाँ की धूप एक है? आप शुरू में ही देखेंगे, अमेरिका की गलियों की धूप एक है। तो यहाँ पर गलियों यानी विश्व के विभिन्न देशों, महादेशों की गलियों की धूप एक है। तो यहाँ गलियों दिया हुआ है, तो गलियों सही होगा। सितारा कैसा है? सितारा लाल, भयानक की बात की गई है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, भयानक ऑप्शन में है, तो सही उत्तर इसका बी होगा, भयानक। इसमें भारत की कौन सी नदी है? आप देख रहे हैं मिसौरी, अमेजन, गंगा, नील। ये मिसौरी, अमेजन और नील विदेशी नदी है, और फिर गंगा आपके देश की बड़ी महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। उसके जल को गंगा जल कहा जाता है, जिससे सारे पाप धुल जाते हैं। अत्यंत पवित्र नदी, देव नदी उसे कहा जाता है। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने गायें चराई। यहाँ पर देखना है कि इन्होंने जो कुछ किया, उस ऑप्शन को खूब गौर से देखना है और कविता के साथ मिलान करना है। कविता में जो बात आई है उसको चुनना है। तो कविता में कन्हैया के लिए गायें चराने की बात आई है, इसलिए बी सही होगा, गायें चराए। दुनिया में भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर क्या है? झील है, पहाड़ है, हिंदुस्तान है, मैदान है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब जगह कवि ने हिंदुस्तान के अस्तित्व को स्वीकारा है, अर्थात इसमें सी होगा, हिंदुस्तान। विश्व की नदियों की धारा में क्या बह रही है? अब आप देख रहे हैं
सब कुछ आपको लगेगा कि नदी में ही बहने वाली चीज़ है। आपको कविता को ध्यान में रखना है कि कविता में कौन सी बातें कही गई है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात नहीं करना है। साहित्य में आपके पाठ में जो बात आई है उसके अनुकूल ही आपको विकल्प को चुनना है। तो दुनिया की नदियों की धारा में जिंदगी के बहने की बात की गई है, अर्थात बी सही होगा, जिंदगी सही होगा। आज की जनता किससे आतंकित है? सरकारी व्यवस्था से, पूंजीवादी तंत्र से, सामंती व्यवस्था से? इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही उत्तर देखेंगे पूंजीवादी तंत्र से, पूंजीवादी व्यवस्था से दुनिया की जनता आतंकित है। ज्वाला कहां से उठती है? आप ऑप्शन में देख रहे हैं, समुद्र से, नदी से, जनता से, आग से। तो इसका सही उत्तर होगा जनता से, अर्थात जनता के हृदय में जो क्रोध है, आक्रोश है, वही क्रोध और आक्रोश तो क्रांति की ज्वाला बनकर भभक रही है। तो जनता से ज्वाला उठती है, अर्थात सी होगा। सितारा किसे कहा गया है? आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन को, इसमें सही ऑप्शन होगा जनता को, अर्थात बी। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? तो इसका उत्तर होगा पत्रकार के रूप में। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी की। मुक्तिबोध किस काल के कवि हुए? तो आप जान लीजिए मुक्तिबोध प्रयोगवाद काल के कवि हों। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि प्रयोगवाद के कवि जैसे शमशेर बहादुर सिंह, प्रयोगवाद के कवि अज्ञ, ये सब इनके समकालीन होंगे। इनके साथ इन्होंने लिखने का काम किया है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आपको आंसर शीट दे दिया गया है। आंसर शीट के साथ आप मिलान कर लेंगे। आगे आप देखें विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर। विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर को आप देखें, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आपको ध्यान में रखना है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने विश्व के तमाम देशों के आम नागरिकों को एक जैसा बताने का प्रयास किया है। हर देश के आम नागरिक समान रूप से शोषण का शिकार बने हुए हैं। सबों का मनोभाव बिल्कुल एक जैसा है। वे शोषण उत्पीड़न से उबे हुए हैं और फिर उससे बचने के लिए अब वे क्रांति को बेताब है। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के शोषक वर्ग का स्वभाव भी बिल्कुल एक जैसा है। वे भी शोषण के लिए अपना एक काला शोषण तंत्र फैलाए हुए हैं, जिस शोषण तंत्र के बलबूते पर वे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह शोषक और शोषितों के समान चरित्र को इसके माध्यम से दिखाया गया है। अब आगे, दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? दानव दुरात्मा अर्थ आप समझ रहे, दानव का अर्थ राक्षस होगा, दुरात्मा का अर्थ होगा बुरी आत्मा वाला। तो ये दानव दुरात्मा से क्या तात्पर्य है? दानव दुरात्मा पूंजीपति वर्ग के लोगों को कहा गया है, शोषक वर्ग को कहा गया, अमीर वर्ग को कहा गया, मालिक वर्ग को कहा गया है। ये क्रूर होते हैं, बड़े क्रूर होते हैं, हमेशा शोषण करने का नया नया षड्यंत्र करते हैं, कितनों शोषण करते हैं। दानव के तरह शोषण से इनका मन भरता नहीं है। दानव जैसे खून का प्यासा होता है, ऐसा ही तो प्यासा यह पूंजीपति वर्ग का है। देश समाज के शोषकों को दानव दुरात्मा कहा गया है। दुनिया का चाहे जो भी देश समाज हो, शोषक और शोषित एक जैसे ही होते हैं। शोषक दुरात्मा दानव जैसे होते हैं। आगे है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है दुनिया में
एकता की स्थापना, उस एकता के बल पर मजदूरों की शासन की स्थापना करना, मजदूरों का मंगल राज्य स्थापित करना और पूंजीपतियों का जो शोषण मूलक सामाजिक व्यवस्था है, शासन तंत्र है, उसको नष्ट कर देना, यही तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है। दुनिया के सभी देशों के शोषितों के मन में शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध क्रांति का जोश जग गया है। क्रांति का संकल्प, जोश, उमंग, उत्साह बंधी हुई मुट्ठियां हैं। दुनिया से शोषण खत्म करना उसका लक्ष्य है। वह शोषण खत्म करके क्रांति लाकर मजदूरों का राज्य स्थापित करना चाहता है, शोषितों का राज्य स्थापित करना चाहता है, भोले भाले निरीह आम नागरिकों का राज्य स्थापित करना चाहता है, जिसमें सब सुख चैन से रह सके, किसी का कोई शोषण नहीं करे। आगे है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है कि वे जलते हुए लाल अंगारे की तरह दिखाई पड़ते हैं। सितारों का यह रूप प्रलय काल में दिखाई पड़ता है, बड़ा अनिष्ट काल में दिखाई पड़ता है, जब धरती पर कोई अनिष्ट होने वाला होता है, महाकाल रूप में वह दिखाई पड़ता है। यह रूप बड़ा अमंगलकारी होता है। ये सितारे तो शोषितों के आक्रोश के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह सितारा, लाल सितारा, भयानक सितारा वास्तव में प्रतीक है, शोषितों के मन के आक्रोश का प्रतीक है। वह यह आक्रोश दुनिया को जलाकर खाक कर देगा, इसीलिए इसे भयानक कहा गया है। सितारे का इशारा शोषक पूंजीपति वर्ग के शोषण के विरुद्ध क्रांति की ओर है। इस क्रांति से अब पूंजीपतियों का नाश होगा तथा मजदूरों का राज कायम होगा। अब आगे है, नदियों की वेदना का क्या कारण है? दुनिया की सभी नदियों में नागरिकों की जिंदगी प्रवाहित होती है। इन नागरिकों में अधिकतर शोषित पीड़ित मजदूर हैं। इनकी जिंदगी में शोषण की वेदना है। यह वेदना ही तो नदियों की धाराओं में प्रवाहित होती है। इस प्रकार शोषितों के जीवन की वेदना ही नदियों की धारा के रूप में प्रवाहित होती है। तो आपने देख लिया कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। नदियों की वेदना अर्थात नदियों की धारा में वहाँ के लोगों की जिंदगी बहती है, तो जिंदगी ही वेदनापूर्ण है। स्वाभाविक रूप से नदियों की धारा की वेदना भी, नदियों की धारा में भी वेदना ही प्रवाहित होगी। आगे है, ज्वाला कहाँ से उठती है? कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है? ज्वाला शोषित पीड़ित मजदूरों के अंदर से उठती है। शोषित पीड़ित मजदूरों के अंदर से ज्वाला उठती है। वे शोषण उत्पीड़न के कारण काफ़ी आक्रामक हो उठे हैं। उनके आक्रामक मनोस्थिति से क्रांति की ज्वाला उठती है। ये शोषित पीड़ित अत्यंत आक्रामक है, इस कारण इसे क्रुद्ध कहा गया है। आपने देख लिया कि शोषित पीड़ित अब शोषण पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण वे क्रांति को बेताब हैं। क्रांति की ज्वाला उठ रही है। उनके भीतर अपने शोषकों के प्रति, अपने मालिकों के प्रति, अपने पूंजीपतियों के प्रति एक भयंकर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। वे बड़े आक्रामक रूप में दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए वे क्रुद्ध बहुत अधिक हैं। आगे है, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा का तात्पर्य हो कि ये गरीब आदमी हमेशा अपनी समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। इनके सामने रोजी रोटी की समस्या है, भूख की समस्या है, वस्त्र की समस्या है। ये दिन रात परिश्रम करते हैं। इनका परिश्रम से तन तो परेशान रहता ही है, चूर रहता ही है। परिश्रम के बल पर ये दो शाम की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। अंत में ये मालिकों के भोग विलास का भी शिकार बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में अब इन्हें अपनी समस्या का निदान चाहिए। ये
समस्या का निदान करने के लिए पहले प्रेम का मार्ग अपनाते हैं, शांति का मार्ग अपनाते हैं। समझौते के आधार पर वे अपनी समस्या का निदान करना चाहते हैं, अपने शोषकों को शोषण से परहेज करने के लिए राजी करना चाहते हैं, प्रेम से, शांति से। लेकिन जब वे अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं, इन शोषकों का शोषण जारी ही रहता है, इनकी समस्या का कोई निदान नहीं हो पाता है, तो ये क्रोध की दुधारी तलवार बन जाते हैं। ऐसी खतरनाक तलवार जिसके हर ओर धार हो, दोनों तरफ धार हो, यानी बड़े आक्रामक बन जाते हैं। इसी को यहाँ पर स्पष्ट किया है। दुनिया के तमाम देशों के शोषित पीड़ित शोषण उत्पीड़न से मुक्ति के लिए पहले शांति प्रेम के मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात शांतिपूर्ण ढंग से अपनी समस्या का निदान करना चाहते हैं। उसमें विफल होने पर वे आक्रामक रुख अख्तियार करते हैं, हिंसक बनकर वे विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। आगे है, पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। अभी इसको देखिए, पृथ्वी फैली हुई है, पूरी पृथ्वी चारों ओर फैली हुई है, और पूरी पृथ्वी के प्रसार को किन लोगों ने अपनी सेनाओं से गिरफ्तार कर रखा है। बहुत आसान उत्तर है कि पूंजीपति वर्ग के लोग अपने शोषण तंत्र के जाल के बल पर शोषण, अंधकारपूर्ण शोषण फैलाकर लोगों को भ्रम में डालकर अपने चारों ओर सेना फैला दिया है। शोषण का सेना, शोषण तंत्र का सेना, षड्यंत्र का सेना फैला दिया है, और उसी सेना के बल पर यह पूंजीपति वर्ग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने गिरफ्तार में कर लिया है। पूंजीवादियों या साम्राज्यवादियों ने अपनी सेनाओं के माध्यम से पूरी पृथ्वी के प्रसार को गिरफ्तार कर रखा है, अर्थात पूरे विश्व पर उसने अपना आधिपत्य जमा रखा है। आगे है, पूरी दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। पूरी दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में दो वर्ग के लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर वर्ग के लोग शोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों का शोषण। पूरी दुनिया में अमीरों का जो चरित्र है वह एक जैसा है, और वह एक जैसा है शोषण करने वाला, और वो शोषण करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक इसके विपरीत पूरी दुनिया में एक वर्ग है जो गरीब वर्ग है, जिसका शोषण किया जाता है। वे शोषित वर्ग अपने आप को शोषण से मुक्त करने के लिए एकजुट होते जा रहे हैं। वे शोषण मुक्त होने के लिए संघर्ष करने पर उतारू हैं। तो इस तरह आपने देखा कि पूरी दुनिया में जन जन युद्ध करने पर उतारू है, क्योंकि दो ही वर्ग है, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग। हर गरीब अमीर के साथ युद्ध करने के लिए बेचैन है, हर अमीर गरीब से युद्ध करने को बेचैन है, क्योंकि आपने दोनों की मानसिकता को जान लिया है, दोनों के मनोभाव को जान लिया है। युद्ध करना गरीबों की मजबूरी हो गई है, और युद्ध को झेलना अमीरों की भी एक अजीब किस्म की मानसिकता है। इसी को यहाँ पर दिया गया है। पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है। ये शोषित पीड़ित अपनी आत्मरक्षा के लिए शोषकों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, और ये शोषक शोषण करने से पीछे नहीं रहते हैं। इस कारण युद्ध चल रहा है। आगे है, जन जन का चेहरा एक कविता का केंद्रीय भाव क्या है। केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। जन जन का चेहरा कविता का केंद्रीय भाव क्या है। अभी तक आपने कविता को विस्तार से देखा है, अब उसके संक्षेप वाले भाव को जान लीजिए। पूरी कविता में कवि ने स्पष्ट किया है, प्रस्तुत कविता में जटिल बिंबों के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी साम्यवादी चेतना मतलब कम्युनिस्ट वाली जो चेतना है,
चेतना को अत्यंत स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया है। विश्व के तमाम देशों के आम नागरिकों को एक जैसा जीवन जीना पड़ता है। यही तो बताया है जन जन का चेहरा एक है, कि सभी लोगों का रूप स्वरूप मनोभाव एक जैसा है। ये आम नागरिक चाहे एशिया के हों या यूरोप के, इन्हें अमीरों के शोषण का दंश झेलना पड़ता है। इन गरीबों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बड़ा कठिन संघर्ष करना पड़ता है। श्रम से इनका तन तो चूर हो ही जाता है, कभी कभी चरित्र भी दागी बन जाता है। जैसे आपने पंत की भारत माता ग्रामवासिनी कविता पढ़ी होगी, उसमें देखा होगा कि भारत माता अपने तन को धूल धूसरित तो कर ही लेती है, ऊपर से वह गरीबी के कारण, भूख मिटाने के कारण, मालिकों के कारण अपने आंचल को भी मैला कर लेती है। कभी कभी चरित्र भी दागी बन जाता है। ऐसी स्थिति में क्रांति की चिंगारी निकलेगी ही। इस क्रांति से दुनिया से शोषण समाप्त हो जाएगा, मजदूरों का मंगल राज्य कायम हो जाएगा। इस प्रकार कवि ने मजदूरों के मन में उठने वाली क्रांति की एक रूपता को इसमें स्पष्ट किया है। इस तरह आपने देख लिया कि इस कविता में कवि ने समय रहते मजदूरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, साथ ही पूंजीपतियों को भी सचेत किया है कि समय रहते सचेत हो जाइए, संभल जाइए, नहीं तो क्रांति ऐसी होने वाली है जिस क्रांति में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो आप यदि बचे रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो इन मजदूरों का शोषण बंद कर दीजिए, क्रांति थम जाएगी। नहीं तो ये क्रांति करेंगे शोषण के विरुद्ध और सब कुछ बदल जाएगा। यही तो इस कविता का केंद्रीय भाव है, सचेत करना। तो इस तरह आपने इस पूरे पाठ को देखा। यह पाठ आपका संपन्न होता है। अब हम अगले साल अगले पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।